प्रकाश इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रकाश पांडे आज लेके उपस्थित हूँ औरंगजेब। एक मुग़ल शासक है औरंगजेब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। औरंगजेब से पूछे जाने वाले जो भी सवाल हैं उन सवालों पे हम आज चर्चा करेंगे। औरंगजेब का जन्म 1618 में उज्जैन के दोहद नामक स्थान पे हुआ था। दोहद नामक स्थान पे हुआ था। इस औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां और माता का नाम मुमताज़ महल था, जिसे अर्जुमंद बानो बेगम भी कहा जाता है। इस मुमताज़ महल से 14 संतान हुए, जिन संतानों में 7 जीवित रहे, 7 मर गए। प्रसव पीड़ा के कारण ही मुमताज़ महल की भी 1631 में मृत्यु हो गई। इसमें औरंगजेब आगे चल के शाहजहां का उत्तराधिकारी बना। आगे चल के ये शाहजहां का उत्तराधिकारी बना। बचपन इस औरंगजेब का देखा जाए तो नूरजहां के पास बीता, क्योंकि जब शाहजहां ने विद्रोह किया था तो उस समय औरंगजेब और दारा शिकोह को गिरवी रखना पड़ा था नूरजहां के पास, ताकि फिर विद्रोह न करने पाए शाहजहां। इसलिए बचपन नूरजहां के पास औरंगजेब का बीता। औरंगजेब एक तरह से शुरुआत से ही धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया। 5 बार नमाज पढ़ना, पूर्ण रूप से धार्मिक कट्टरता इसके अंदर पहले से ही भरी हुई थी। अभी युवराज काल में ही एक दिन एक हाथियों की करतब दिखाई जा रही थी। युवराज काल में ही एक दिन हाथियों की करतब दिखाई जा रही थी। उसी समय देखा जाए एक पागल हाथी औरंगजेब के तरफ आक्रमण कर दिया, जिसके कारण औरंगजेब ने उस हाथी को अपने तलवार के वार से अंत कर दिया। अपने तलवार के वार से उसकी हत्या कर दिया। तलवार के वार से उसकी हत्या कर दिया, जिसके कारण शाहजहां इससे प्रसन्न होकर इसे बहादुर की उपाधि से विभूषित किया। शाहजहां इससे प्रसन्न होकर बहादुर की उपाधि से विभूषित किया। यहाँ पर देखा जाए तो औरंगजेब का विवाह फारस के राजघराने में हुआ। यहाँ से बारात 1637 में गया। धूमधाम से बारात गया। 1 महीने तक कहाँ रहा? फारस में रहा, ईरान में रहा। और वहीं की राजकुमारी, फारस की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से किसका विवाह हुआ? दिलरास बानो बेगम से विवाह हुआ और औरंगजेब का। दिलरास बानो बेगम से किसका विवाह हुआ? औरंगजेब का विवाह हुआ। दूसरी तरफ हम बातें करें तो उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा गया। 1658 ईस्वी में औरंगजेब के पिता शाहजहां बीमार पड़ गए और शाहजहां के बीमार पड़ने के पश्चात इस जो भाई थे, सभी भाई, उन सभी भाइयों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श और इसकी तीनों बहनों ने भी उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लिया। तीनों बहनों के द्वारा भी उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लिया गया। इन तीनों बहनों में देखा जाए तो सबसे बड़ी बहन थी जहां आरा बेगम, दूसरी थी रोशन आरा, तीसरी थी गोहन आरा। इन सब ने अपने अपने भाइयों का पक्ष लिया। इस उत्तराधिकार के युद्ध में देखा जाए तो कौन विजयी रहा? इस उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी रहा औरंगजेब सामूगढ़ के युद्ध को जीतने के पश्चात आगरा पहुंचकर अपना राज्याभिषेक कराया और राज्याभिषेक कराने के पश्चात
उसने शाहजहाँ को कैद करके जेलों में डाल दिया और जब तक शाहजहाँ जीवित रहा 8 वर्षों तक एक कैदी की भांति आगरा के मुसम्मन बुर्ज में कैद रहा। आगरा के मुसम्मन बुर्ज में कैद रहा। आगे देखा जाए तो औरंगजेब शासक बनने से पहले वह दक्षिण भारत का सूबेदार भी रह चुका था। दक्षिण भारत में मराठों के साथ जो नीतियां थी उस नीतियों को जानता था कि कैसे उनके साथ बर्ताव करना है। उसके बाद देखा जाए वह एक तरह से कभी शराब नहीं पिया। उसके बाद एक सीधा सादा जीवन व्यतीत किया, कुरान की आयतें लिखी, टोपियाँ सिला और उससे अपने व्यक्तिगत खर्च को चलाने का प्रयास किया। इसी कारण उसे जिंदा पीर के नाम से भी पुकारा गया। उसके कारण उसे क्या नाम दिया गया? जिंदा पीर नाम दिया गया, शाही दरवेश नाम दिया गया। उसे शाही दरवेश भी कहा गया, जबकि वह आलमगीर की उपाधि के साथ गद्दी पर भी बैठा, यानी कि उसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है औरंगजेब की उपाधियाँ: जिंदा पीर, शाही दरवेश, बहादुर, आलमगीर। औरंगजेब के नाम से यह गद्दी पर बैठता है, इसी नाम से यह शासन करता है। हालांकि देखा जाए तो औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। अगर मनसबदारों की बात कर ले तो सबसे अधिक हिंदू मनसबदार, लगभग 32% हिंदू मनसबदार किसके दरबार में निवास करते थे? तो उसका एक लाइन में आंसर है, सर्वाधिक हिंदू मनसबदार निवास करते थे औरंगजेब के दरबार में। औरंगजेब के दरबार में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार निवास करते थे। दूसरा सवाल है और यह है औरंगजेब से दूसरा सवाल है कि औरंगजेब ने इस दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलने का प्रयास किया। जैसा कि बाबर कहा करता था, अकबर भी यही कहा करता था कि ये हिंदुओं का देश है, इसे इस्लाम में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। इसे जो भी इस्लाम में परिवर्तित करने का प्रयास करेगा उसे काफ़ी संकटों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन औरंगजेब अपने पितामह, अपने परदादा के कथनों को भुला दिया और उसने इस दारुल उल इस्लाम को दारुल उल इस्लाम में बदलने का प्रयास किया, जिसके कारण उसे पूरे जीवन भर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। युद्ध क्षेत्र में ही उसका समय व्यतीत हो गया और वह मराठों के साथ उलझ गया। मराठों के साथ वह 1 वर्ष नहीं, काफ़ी दिनों तक उलझा रहा, जिसके कारण उसकी दक्षिण भारत में ही कब्र बन गई। दक्षिण भारत से वह कभी वापस नहीं लौट पाया। 1681 में अपनी विद्रोही शहजादा का पीछा करता हुआ वह कहाँ पहुँचा? विद्रोही शहजादा का पीछा करता हुआ वह महाराष्ट्र गया और वहीं पे रुक गया। 1707 ईस्वी में दक्षिण भारत में ही उसका कब्र बन गया। अब यहाँ पे हम बातें कर लेते हैं कि औरंगजेब की नीतियाँ किसके साथ क्या थी। यहाँ पे औरंगजेब के नीतियों के बारे में हम बातें कर लें। औरंगजेब की नीतियों के बारे में बातें कर लेते हैं कि औरंगजेब की नीतियाँ किसके साथ क्या थी। इसमें हम सबसे पहले जाटों के साथ इसका क्या संबंध रहा। उसके बाद देखा जाए तो राजपूतों के साथ क्या संबंध रहा। सिखों के साथ क्या संबंध रहा। उसके बाद मराठों के साथ और लास्ट है सतनामियों के साथ भी क्या संबंध रहा। इन सभी संबंधों को हम देखेंगे, जिन संबंधों से
इसकी औरंगजेब की एक कट्टरपूर्ण नीति तथा संघर्ष की नीति याद आती है। संघर्ष के नीतियों को देखा जा सकता है कि कैसे ये पूरे जीवन भर अपने 50 वर्ष का जो शासन था उस शासन में यह संघर्षरत रहा और फिर इसकी दक्षिण भारत में ही मृत्यु हो गई। दक्षिण भारत में ही मृत्यु हो गई। यहाँ पे देखें, एक सबसे पहले जाटों के बारे में बातें कर ले। जाट कौन थे, जाट किसे कहा जाता है, हेडिंग डाल लेंगे जाट। जाटों के बारे में हम बात कर लें तो ये मथुरा, आगरा और दिल्ली के आसपास, मथुरा, आगरा और दिल्ली के आसपास खेती करने वाले किसान थे। खेती करने वाले किसान थे और इनके साथ हमेशा मुगल सैनिकों का झड़प हुआ करता था। इस झड़प में देखा जाए जो मथुरा का फौजदार था अब्दुल नबी। अब्दुल नबी कहाँ का फौजदार था? अब्दुल नबी मथुरा का फौजदार था। अब्दुल नबी कहाँ का फौजदार था? अब्दुल नबी मथुरा का फौजदार था। और यह जाटों के बहन बेटियों के साथ अनैतिक अत्याचार करता था, जिसके कारण यहाँ के जो जाट थे वो काफ़ी नाराज़ दिख रहे थे। और जाटों ने तिलुपत के ज़मींदार, मथुरा में तिलुपत है, उसी तिलुपत के ज़मींदार गोकुला के नेतृत्व में, तिलुपत के ज़मींदार गोकुला के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। गोकुला के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह में अब्दुल नबी मारा गया। अब्दुल नबी की हत्या कर दी गई, अब्दुल नबी मारा गया। और एक तरह से लगभग गोकुला के नेतृत्व में 1669 ईस्वी में बड़े पैमाने पे 10,000 के आसपास जाटों का एक संगठन बन गया। 10,000 के आसपास जाटों का एक संगठन बन गया। इसमें जाट संगठित हो गए, जाट एकत्र हो गए। इसमें जाट संगठित हो गए, जाट एकत्र हो गए। दूसरा पॉइंट है और यह है कि यहाँ पे गोकुला के नेतृत्व में जो जाटों का विद्रोह चल रहा था उसके दमन करने के लिए औरंगजेब ने पूरी ताकत लगा दी और पूरी ताकत लगा के इसके विद्रोह का दमन कर दिया गया। और दमन करने के पश्चात इस गोकुला को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके परिवार वालों को इस्लाम धर्म में बदलने का प्रयास किया गया। जिसने स्वीकार कर लिया उसे छोड़ दिया गया और जो स्वीकार नहीं किया उसे मार डाला गया। अब यहीं पर नहीं, जाटों का विद्रोह चलता रहा। कभी कभी सीरीज पूछ दिया जाता है जाटों के विद्रोह का सही क्रम बताएं। तो इसके बाद फिर राजा राम ने विद्रोह किया। राजा राम और इसका साथ दिया रामचेरा। राजा राम और रामचेरा ने 1686 ईस्वी में विद्रोह किया। उस समय औरंगजेब आगरा में मौजूद नहीं था। उस समय औरंगजेब दक्षिण भारत में मराठों के साथ संघर्ष कर रहा था, बीजापुर के साथ संघर्ष कर रहा था। इसीलिए यहाँ पे राजा राम विद्रोह करता हुआ आगरा तक पहुँच गया। और आगरा तक पहुँचने के पश्चात उसने अकबर के सिकंदरा स्थित मकबरा को लूटा, अकबर के हड्डियों को निकाला, कब्र खोदा, उसकी हड्डियों को निकाला और उसे जला देने का काम किया। और इस तरह देखा जाए तो इस राजा राम और रामचेरा का भी अंत हुआ। 1689 तक इन्हें भी मौत के घाट औरंगजेब ने उतरवा दिया। इसके बाद फिर विद्रोह हुआ चूड़ामन का। राजा राम का भतीजा चूड़ामन ने विद्रोह किया
और चूड़ामन का विद्रोह 1689 से शुरू हुआ और चूड़ामन ने एक जाटों के लिए स्वतंत्र राज्य की भी स्थापना कर लिया। जाटों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की भी स्थापना कर लिया, जिसे किस नाम से जाना जाता है? भरतपुर के नाम से जाना जाता है। 1700 ईस्वी में औरंगजेब के ही शासनकाल में भरतपुर नामक राज्य की नींव कहाँ पे रख दी गई? राजस्थान में आगरा से कुछ दूरी पर स्थित है भरतपुर, वहाँ पे रख दी गई और जाट भरतपुर के नेतृत्व में संगठित होने लगे। उसके बाद फिर चूड़ामन के बाद इसके भतीजा ने विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसका नाम था बदन सिंह। और इसके शासनकाल में देखा जाए तो पूर्ण रूप से जाट आज़ाद हो चुके थे। जाटों की अपने राज्य थी, अपने कानून थे, अपने सब कुछ सिक्का था, ये सब कुछ बदन सिंह ने व्यवस्था कर लिया। और इसमें आगे चल के अगला शासक हुआ सूरजमल, जिस सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा गया, जिस सूरजमल को जाटों के अफलातून के नाम से पुकारा गया। और ये जाट उसके नेतृत्व में संगठित हुए, काफ़ी मजबूत हुए। और दूसरी तरफ है उसी के शासनकाल में 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था मराठों और अफगानों के बीच में, अहमद शाह अब्दाली के और मराठों के बीच में। जब मराठा सेना जा रही थी भरतपुर से, तो उस समय सूरजमल ने जो मराठों का सेनापति था विश्वासराव भाऊ और उसका चाचा सदाशिवराव भाऊ, उन दोनों को सलाह दिया था कि आप अपने बीवी बच्चे को भरतपुर में छोड़ जाओ और एक चलैमान सेना लेके जाओ, ताकि तराकी अफगानों के साथ आप बेहतर ढंग से लड़ सकोगे। लेकिन यहाँ पे एक नहीं माना सदाशिवराव भाऊ ने, मराठों ने नहीं माना, जिसके कारण सूरजमल ने अपने आप को अलग कर लिया और मराठों की उसमें पराजय हुई। दूसरी तरफ हम बातें करें, अंत में जवाहर सिंह हुआ और जवाहर सिंह ने भी अंग्रेज़ों से मुकाबला किया। जवाहर सिंह ने अंग्रेज़ों से मुकाबला किया और भरतपुर को आज़ाद रखा। लेकिन बाद में इसके पुत्र जब गद्दी पर बैठा तो उसने अंग्रेज़ों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो इस तरह यहाँ पे देखा जाए जाटों के साथ क्या संबंध था औरंगजेब का, उस पर हमने चर्चा किया। जाटों का सही क्रम क्या क्या है, इस पर हमने बातें किया। जब भी पूछा जाएगा कि जाट विद्रोहियों का सही क्रम बताए, तो सबसे पहले गोकुला का कब है? 1669। उसके बाद है राजा राम का 1686। उसके बाद है बदन सिंह चूड़ामन 1689। और उसके बाद है बदन सिंह 1700 के बाद। तो इस तरह यहाँ पे देखा जाए ये सही क्रम है। डेट न पूछ के बस इतना ही पूछा जाएगा कि जाटों के विद्रोह का सही क्रम बताएं। जाटों के विद्रोह का सही क्रम बताएं, तो इस पर हमने बातें किया। और जाटों के साथ भी संबंध है औरंगजेब का कट्टर ही रहा, जिसके कारण इसी के शासनकाल में एक नवीन जाट राज्य की स्थापना हो गई, भरतपुर राज्य की स्थापना हो गई। नवीन जाट राज्य की स्थापना हो गई, भरतपुर राज्य की स्थापना हो गई। अब हम लोग बातें कर लेते हैं राजपूतों के साथ संबंध। राजपूतों के साथ संबंध है। यहाँ पे देखा जाए तो औरंगजेब का राजपूतों के साथ संबंध है विशुद्ध रूप से राजनीतिक रहा।
चूँकि औरंगजेब अपने सभी भाइयों की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था, अपने पिता को बंदी बना के कारागार में डाल दिया था, मुसम्मन बुर्ज में कैद कर दिया था, उन्हें एक साधारण नौकर और जहां आरा बेगम के अतिरिक्त किसी से मिलने की छूट नहीं थी, जिसके कारण यहाँ पे जितने भी लोग थे, वो चाहे मुस्लिम ही क्यों ना हो, वो सब औरंगजेब से नाराज़ थे। इसीलिए औरंगजेब ने मुस्लिम जनता का विश्वास जीतने के लिए राजपूतों के साथ एक क्रूर नीति अपनाया और उसने जो जजिया कर बंद कर दिया था अकबर ने 1564 में, उस जजिया कर को पुनः लागू करने का कार्य किया। उस जजिया कर को पुनः लागू करने का काम किया। यहाँ पर देखें, जोधपुर रियासत के जो प्रमुख थे जसवंत सिंह राठौर ने जब उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था तो उस समय उन्होंने किसका साथ दिया था? उस समय उन्होंने साथ दिया था दारा शिकोह का। औरंगजेब के विरुद्ध उन्होंने धर्मत का युद्ध लड़ा था, जिसके कारण औरंगजेब इनसे नाराज चल रहा था। जसवंत सिंह से औरंगजेब नाराज था। जसवंत सिंह को तलाश में था कि कब ये मरे और इनके गद्दी को अपने कब्जे में लिया जाए। ठीक वही हुआ। जसवंत सिंह अफ़गानिस्तान में युद्ध करने के लिए गए थे और उसी समय इनकी मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है और जसवंत सिंह के मृत्यु हो जाने के पश्चात औरंगजेब क्या करता है, कोई उनका जो बड़ा पुत्र रहता है पृथ्वी सिंह, उसको जहरीली पोशाक भेज देता है और जहरीली पोशाक भेजने के बाद पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इन जोधपुर के राठौरों का सूर्यास्त नहीं होता है। उसी समय जसवंत सिंह की दोनों रानियां गर्भवती रहती हैं और 2 पुत्र को जन्म देती हैं। एक पुत्र की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन एक पुत्र जीवित रहता है। अब यहाँ पे क्या करता है औरंगजेब कहता है कि इस रियासत का कोई भी राजा नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए इसे मुगलिया सल्तनत के अधीन किया जाता है। मुगल सल्तनत के अधीन कर लिया जाता है। लेकिन जो रानी रहती है वो अपने सेनापति दुर्गादास के साथ दिल्ली जाती है और दिल्ली के लाल किला में वो डिमांड करती है कि ये मेरा पुत्र है और मेरे पुत्र को जोधपुर रियासत दे दिया जाए, ये मांग करती है। लेकिन मांग तो करती है, लेकिन औरंगजेब बहुत चालाक है। वह कहता है कि ये नकली है और वो क्या करता है कि उसी के जगह पर दूसरे एक बच्चे को प्लानिंग कर लेता है कि जोधपुर रियासत का इसे राजा बना दिया जाए। उस नन्हे से बालक का नाम अजीत सिंह रखा जाता है। लेकिन ये योजना को समझ जाते हैं कि औरंगजेब इतनी जल्दी से जोधपुर रियासत देने वाला नहीं है। इसीलिए ये दोनों दुर्गादास राठौर, रानी भी मर्दाना पोशाक पहनती है और दुर्गादास राठौर उस नन्हे से बच्चे अजीत सिंह को लेकर जोधपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। और जोधपुर पहुंच जाते हैं। जोधपुर पहुंचने के पश्चात इधर औरंगजेब एक नकली छोटे से बालक को अजीत सिंह घोषित कर देता है और वहाँ का राजा बना देता है ताकि वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ सके। लेकिन दुर्गादास राठौर के सूझबूझ के कारण अजीत सिंह को गद्दी पर बैठा दिया जाता है और स्वयं संरक्षक कौन बन जाता है? दुर्गादास राठौर कई बार मुकाबला करता है औरंगजेब से
और इसी दुर्गा दास राठौर के बारे में एक राजपूताना में कहावत शुरू हो जाती है, हे माँ पुत जन तस दुर्गा दास। हे माँ एक ऐसे पुत्र को जन्म दो जो दुर्गा दास राठौर जैसा हो। और इस तरह यहाँ पे लास्ट में देखा जाए तो संबंध तब बिगड़ता है जब औरंगजेब का बड़ा पुत्र अकबर सेकंड विद्रोही हो जाता है और भाग के जाके दुर्गादास राठौर के यहाँ शरण लेता है। इसी का पीछा करते हुए औरंगजेब राजपूताना जाता है और जब राजपूताना जाता है तो फिर वहाँ से भाग के मराठों के पास चला जाता है और वही मराठों के पास जब जाता है तो फिर औरंगजेब उसी अपने विद्रोही शहजादा का पीछा करता हुआ महाराष्ट्र जाता है, दक्षिण भारत जाता है और दक्षिण भारत से फिर जिंदा उसे उत्तर भारत आने का मौका नहीं मिलता है। वहीं पर देखा जाए तो लगभग 25 वर्षों तक संघर्ष में दक्षिण भारत में ही फंसा रहता है और उसका साम्राज्य लगभग धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है। इसीलिए फ्रांसीसी नेपोलियन अपने डायरी में लिखता है कि जिस तरह दक्षिण भारत के नासूर ने औरंगजेब का अंत किया, उसी तरह स्पेन के नासूर ने मेरा अंत किया। इस बात को प्रूफ है, कौन करता है? इस बात का प्रूफ करता है और वो करता है, एक तरह से देखा जाए तो औरंगजेब के नीतियों के द्वारा ही पुनः जजिया कर को शुरू किया गया और एक तरह से राजपूतों पर तमाम तरह के जो कर थे वो लगाने का काम किसने किया? लगाने का काम किया औरंगजेब ने। राजपूतों के साथ संबंध औरंगजेब का बेहतर नहीं रहा। आगे देखा जाए तो सिखों के साथ संबंध भी औरंगजेब के बेहतर नहीं रहे। यहाँ पे देखा जाए जो सिख गुरु थे जिनका नाम था तेग बहादुर को औरंगजेब ने दिल्ली बुलाया। सिखों के जो गुरु थे तेग बहादुर को औरंगजेब ने दिल्ली बुलाया, उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा और जब इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किए तो फिर इन्हें फांसी के फंदों पर लटका दिया, इन्हें मृत्यु दंड दिया, इन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो कई बार यही पूछा जाता है कि किस सिख गुरु को औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था 1675 में? तो उसका आंसर है तेग बहादुर को। गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड देने का काम किया, जबकि अर्जुन देव को, जो सिखों के गुरु थे, अर्जुन देव 5वें गुरु, उनको फांसी के फंदों पर 1606 में किसने लटकाया था? उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था किसने? तो उसका आंसर है जहांगीर ने। और उसके बाद तेग बहादुर के बाद सिखों के जो गुरु हुए गुरु गोबिंद सिंह, 10वें गुरु हुए गुरु गोबिंद सिंह। वे जब तक रहे तब तक औरंगजेब के साथ लड़ते रहे। जब तक रहे 10वें गुरु गोबिंद सिंह तब तक वे औरंगजेब के साथ लड़ते रहे, लेकिन अंत में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है, तो पुत्र के गद्दी पर बैठने के पश्चात फिर मुग़लों और सिखों के बीच समझौता हो जाता है। तो इस तरह यहाँ पे देखा जाए सिखों के साथ भी औरंगजेब की नीतियाँ कठोरतापूर्ण रहती है। सिख गुरु के मृत्यु के पश्चात हमेशा गुरु गोबिंद सिंह अपने पिता के मौत का बदला लेने के लिए किससे संघर्ष करते रहते हैं? औरंगजेब से संघर्ष करते रहते हैं। आगे हम दूसरी तरफ बातें कर लेते हैं और वो है संबंध है सतनामी। इन्हें मुंडिया भी कहा जाता था। सतनामियों का विद्रोह, मुंडियों का विद्रोह कब होता है?
तो ये नारनौल और मेवात क्षेत्र में रहने वाले हिंदू मतावलंबी थे जो खेती किसानी का काम करते थे। सतनामी लोग, सतनामी लोग लगभग 20,000 के समुदाय में रहते थे, 20,000 के ग्रुप में रहते थे, खेती का काम करते थे। एक दिन एक सतनामी का एक मुग़ल सैनिक से मारपीट हो गई। मुग़ल सैनिकों ने पीट दिया, फिर सतनामियों ने मिलकर मुग़ल सैनिकों को मारा। एक तरह से यहाँ पे नारनौल से लेकर और ये मेवात तक क्षेत्रों में विद्रोह हो गया। वहाँ पे जहाँ पे भी मुग़ल सैनिक मिलते थे उन्हें मार दिया जाता था, जिसके कारण यहाँ पे कई बार युद्ध हुआ और सब में सतनामी विजयी हुए। सतनामी लोग सिर का मुड़ाते थे, शरीर का बाल मुड़ा के रहते थे। ये हिंदू धर्म को मानने का काम करते थे। अब यहाँ पे एक अफवाह फैल गई कि सतनामी जादू टोना जानते हैं। सतनामी जादू टोना जानते हैं, इसी कारण जब भी कोई उनके सामने जाता है तो उनका जो बल है वो ख़त्म हो जाता है और वो विजयी हो जाते हैं। औरंगजेब ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया, एक फ़कीर को बुलाया और उससे कुछ कागज़ के टुकड़ों पर फुकवाया और फुकवा के प्रत्येक मुग़ल सैनिकों के बंदूक, तोप तथा हथियारों पे बंधवा दिया ताकि उन्हें सफलता प्राप्त हो सके। और फिर यहाँ पे मुग़लों ने इन सतनामियों के विद्रोह का अंत कर दिया। मुग़लों के द्वारा सतनामियों के विद्रोह को दबा दिया गया, इन सतनामियों के विद्रोह का अंत कर दिया गया। आगे देखा जाए तो अगला है मराठों के साथ संबंध। मराठों के साथ संबंध। मराठों के साथ संबंध। यहाँ पे देखें, पहली बार शिवाजी का मुकाबला औरंगजेब के साथ 1657 में हुआ, लेकिन उस समय औरंगजेब दक्षिण भारत का सूबेदार हुआ करता था। लेकिन परिस्थितियों को अपने पक्ष में न समझकर शिवाजी ने अपने आप को बैक कर लिया, अपने आप को पीछे कर लिया। परिस्थितियों को न अपने फेवर में समझकर शिवाजी ने बैक कर लिया और इधर औरंगजेब गृह युद्ध में फंस गया। लेकिन शिवाजी ने अपने आप को काफ़ी मजबूत किया। जो 1659 में बीजापुर के प्रमुख सरदार अफजल खां का वध किया शिवाजी ने। 1660 में देखा जाए तो 1660 में उन्होंने लगभग मुग़लों के किला को जीतना शुरू किया। फिर यहाँ पे औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा। शाइस्ता खां ने कई जगहों पे मराठों को पराजित करने का भी काम किया, लेकिन 1663 ईस्वी में शिवाजी ने शाइस्ता खां के पूना के महल में प्रवेश किया और वहाँ पर इन्हें पराजित करने का काम किया। शाइस्ता खां भागने के लिए मजबूर हुआ। शाइस्ता खां का पुत्र उस पूना के युद्ध में मारा गया, पूना खां के महल में मारा गया। दूसरी तरफ हम बातें करें, पूना के महल में मार दिया गया। उसके बाद शिवाजी की इस लूट के कारण, पूना के लूट के कारण एक तरह से वर्चस्व स्थापित हो गया। वर्चस्व स्थापित हो गया। शाइस्ता खां को इसने औरंगजेब ने वापस बुला लिया। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को पहली बार लूटा और वहाँ से अकुत खजाना प्राप्त किया। लेकिन वहाँ पे लूट में उन्होंने केवल निशाना किसको बनाया? केवल निशाना मुग़लों को बनाया। वहीं पे उन्होंने यूरोपियों को टच तक नहीं किया। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज किसी को भी नहीं छुआ, केवल लूटने का काम मुग़लों को किया। जिससे औरंगजेब नाराज़ हुआ और उसने कहा कि लोहा को लोहा ही काट सकता है। इसलिए उसने कछवाहा राजपूत जय सिंह को शिवाजी के दमन करने के लिए भेजा। कछवाहा राजपूत जय सिंह को शिवाजी के दमन करने के लिए भेजा।
शिवाजी का दमन करने के लिए भेजने का काम किया, दमन करने के लिए भेजने का काम किया। दूसरा पॉइंट देखा जाए तो यहाँ पे दमन करने के लिए भेजा। उसके बाद जय सिंह ने अपनी सेना लेकर, मुग़ल सेना लेकर 1665 में शिवाजी को पुरंदर के किला में चारों तरफ से घेर लिया। पुरंदर के किला में चारों तरफ से घेरने का कार्य किया। और इस पुरंदर के किला में जब चारों तरफ से घेर लिया तो घेरने के पश्चात यहाँ पे शिवाजी के 3000 सैनिक मारे गए और शिवाजी को संधि करने के लिए विवश कर दिया गया। 1665 में शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुआ, जिस संधि में ये तय हुआ कि शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा जाएंगे, उनको हर तरह से सेव किया जाएगा। उसके बाद शिवाजी के पुत्र को 5000 का मनसबदारी औरंगजेब के दरबार में मिलेगा। 5000 की मनसबदारी। और इस तरह यहाँ पे संधि हुआ। साथ ही साथ ये भी कह दिया गया जो 35 किला है शिवाजी के पास, उसमें से 23 किला मुग़लों को देने होंगे और 12 किला पर शिवाजी का अधिकार रहेगा। शिवाजी के साथ संधि हो गया, लेकिन शिवाजी 1666 में औरंगजेब से मिलने आगरा पहुँचे। और आगरा पहुँचने के पश्चात जब आगरा पहुँचे औरंगजेब से मिलने, तो औरंगजेब ने उन्हें 5000 के मनसबदारों के लाइन में खड़ा करा दिया। यह बात शिवाजी को बहुत बुरी लगी और शिवाजी ने क्या किया, शिवाजी ने वहीं पर खरा खोटी सुनाना शुरू कर दिया, जिसके कारण शिवाजी को औरंगजेब ने उठा के आगरा के कैद खाने में डाल दिया। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक तरह से सिक्योरिटी का वचन किसने लिया था, जय सिंह ने। और जय सिंह दक्षिण भारत से वापस लौट रहे थे तो उनकी मृत्यु हो गई। बुरहानपुर के समीप ही किसकी मृत्यु हो जाती है जय सिंह की। लेकिन यहाँ पे शिवाजी को सुरक्षित निकालने का काम उनका पुत्र करता है। उनका पुत्र फैसला कर लेता है कि हमें शिवाजी को बाहर निकालना है, क्योंकि हमारे पिता ने उनसे वादा किया था। इसलिए शिवाजी को निकालने के लिए एक उनके हमशक्ल की तलाश की जाती है, जिसका नाम था हीरोजी फर्जंद। शिवाजी का हमशक्ल है हीरोजी फर्जंद, और इसी हीरोजी फर्जंद को शिवाजी के स्थान पे जेल में लिटा दिया जाता है। उनका वस्त्र आभूषण इत्यादि पहना के और फलों के टोकरी के माध्यम से शिवाजी को कैद खाने से बाहर निकाल दिया जाता है। और एक तरह से शिवाजी पुनः अपने महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं, और महाराष्ट्र पहुंचने के बाद एक एक करके मुग़लों से फिर किला जीतना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण विवश होकर औरंगजेब को शिवाजी को छत्रपति और राजा की उपाधि से विभूषित करना पड़ता है। कई बार पूछा जाता है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो इसका आंसर है औरंगजेब ने दिया था। औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को राजा की उपाधि से विभूषित किया जाता है। फिर शिवाजी 1670 में सूरत को दूसरी बार लूटते हैं, और लूटने के पश्चात फिर मुग़लों को ही प्रतिष्ठान पर नुकसान पहुंचाते हैं और अपनी एक राज्य की स्थापना कर लेते हैं। और 1674 में रायगढ़ में शिवाजी अपना राज्याभिषेक कराते हैं। 1680 तक शिवाजी रहते हैं, तब तक मुग़लों के साथ उनका संबंध नहीं बिगड़ता है। लेकिन बाद में 1681 में जब औरंगजेब का विद्रोही पुत्र अकबर II जाकर शरण लेता है, भागकर किसके यहाँ शरण लेता है, शिवाजी के यहाँ, भाग के शिवाजी के पुत्र संभाजी के यहाँ शरण लेता है, जिसके कारण औरंगजेब उसी का पीछा करते हुए जाता है और संभाजी के साथ संघर्ष करता है।
संभाजी 1689 ईस्वी में पकड़ा जाता है। उसके पुत्र साहू को बंदी बना के आगरा भेज दिया जाता है। उसका जो प्रधानमंत्री है जीव कलश और संभाजी, उन दोनों को मार दिया जाता है। और मारने के पश्चात यहाँ पे देखा जाए तो फिर अगला शासक राजा राम बनता है। राजा राम भी किसके साथ युद्ध करता है? औरंगजेब के साथ। और उसके बाद 1700 ईस्वी में राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई युद्ध करती है 1707 में और औरंगजेब से लड़ती रहती है। बाद में औरंगजेब की दक्षिण भारत में ही मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह मराठों के साथ औरंगजेब का संबंध रहा, जिस पर हमने बातें किया। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मेरे मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकता है 8707 83 51 99। प्रकाश पांडे, प्रकाश इंस्टीट्यूट। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।